हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, वो राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो राजस्थान आज हमें दिखाई देता है, आज़ादी से पहले इस राजस्थान का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था। राजस्थान के भूभाग वाले एरिया में अलग अलग देसी रियासतें थी और ये देसी रियासतें जो हैं वो स्वतंत्र तरीके से अपने शासन को चलाती थी। तो इन देसी रियासतों में किन किन राजवंश का यहाँ पर शासन रहा और किस तरीके की वहाँ पर राज व्यवस्था थी, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज़ादी के बाद में राज्य के एकीकरण का प्रोसीजर चलता है और उस प्रोसीजर में इन सारी देसी रियासतों को मिलाकर के एक किया जाता है और जो राजस्थान आज हमें दिखाई देता है वो एग्जिस्टेंस में आ पाया 1956 में। इसके बारे में हमारा जो चैनल है उसके ऊपर राजस्थान का एकीकरण को लेकर के एक वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। वहां जाकर के आप देख सकते हो कि 7 चरणों में किस तरीके से राजस्थान का स्वरूप जो है वो अस्तित्व में आया था। इस चैप्टर में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले यही बातें बता रखी है कि आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। मतलब हर देसी रियासत जो थी वो अपने आप में संपूर्ण थी और अपने लेवल पर अपने राज्य का संचालन किया करती थी। रियासतों के जो शासक थे वो अपने मंत्रियों और जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। मतलब जो शासन व्यवस्था थी देश रियासतों में, वहां पर जो राजा होता था वो सबसे सर्वोच्च शक्ति का केंद्र होता था और इस प्रकार की शासन व्यवस्था को राजशाही शासन कहलाता था। ये व्यवस्था, अब राजशाही शासन का क्या स्वरूप था, वहां पर उस शासन व्यवस्था में कौन कौन किस किस पद पर हुआ करते थे, इन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान की विभिन्न रियासतें जैसे कि सिसोदिया, राठौड़, कछुआ और चौहान आदि वंश जो हैं वो उन देसी रियासतों पर राज्य किया करते थे। तो अगर हम देखें तो सिसोदिया वंश ने मेवाड़ देसी रियासत पर राज्य किया, राठौड़ ने मारवाड़ वाला जो रीजन है वहां पर राज्य किया, बीकानेर देसी रियासत पर अपना शासन स्थापित किया, कछुआ वंश जयपुर वाला जो रीजन है, आमेर जो है, वहां पर अपना राजवंश स्थापित किया। और आपको ये बताना है कि चौहान राजवंश राजस्थान के कौन सी देसी रियासतों पर इनका शासन था, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ये अलग अलग राज्य थे, मतलब आज़ादी से पहले ये अलग अलग देसी रियासतें थी। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, इसके अलावा बीकानेर, ये सारी कुछ देसी रियासतें थी और इन पर अलग अलग राजा जो है वो राज करते थे। अलग अलग राज्य थे लेकिन सभी की अगर शासन व्यवस्था का एक बेसिक अगर हम देखें तो लगभग सभी राज्यों की समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के लिए पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना आदि अधिकारी थे। राजा जो है वो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सहयोग से राज्य संचालन किया करते थे। ओके, नेक्स्ट है मंत्री। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान बोलते थे। ओके, राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। बख्शी किसको बोलते थे, तो सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य होता था। मतलब आज के समय में जो हमारे एक तरीके से जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बख्शी हो गए और जो खजांची जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। परगना अधिकारी राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी थी वो परगना अधिकारी की होती थी। राज्य ग्राम जो वर्ड है वो राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। मतलब कोई भी देसी रियासत जो था वो सबसे छोटे लेवल पर अगर हम देखें तो छोटे छोटे गांवों में विभाजित था और ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। मतलब गांव जो सबसे छोटी इकाई, वहां पर जो प्रशासन है वो ग्राम पंचायतें किया करती थी। नेक्स्ट बता रखा है जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया राजशाही व्यवस्था के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे जागीरदारी व्यवस्था।
देखो सबसे पहले क्या हुआ, जागीरदारी व्यवस्था के बारे में अगर हम यहाँ पर कुछ बेसिक फैक्ट देखें तो राजा जब व्यवस्था थी तो उसमें क्या होता था कि किसी भी राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होता था वो राजा की मृत्यु के बाद में उस देसी रियासत का या उस राज्य का राजा बन जाता था। लेकिन किसी भी राजा के एक से ज्यादा बेटे होते थे तो जो दूसरे जो बेटे हैं उनको उसी राज्य के छोटे छोटे इलाके दे दिए जाते थे और उनको जागीरदार बोला जाता था। शुरुआती समय में ये जो जागीरदारी व्यवस्था थी उस मेन राजा को सुरक्षित करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए जागीरदारी व्यवस्था थी। लेकिन जब मुगल व्यवस्था आई तब जागीरदारी व्यवस्था जो है वो राजा और सेवक की तरह इसमें परिवर्तन देखने को मिला। और फिर समय के साथ में ये भी हुआ कि योग्यता के आधार पर जागीरदारी व्यवस्था जो है वो आगे बढ़ पाई। मतलब जिसमें योग्यता है उसी को उस जागीरदारी का जागीरदार बनाया जाता था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध, एक कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। मतलब क्या होता था कि उस राजा को जब जरूरत होती थी तो इन जागीरदारों की जो छोटी छोटी सेना होती थी वो उस राजा को सपोर्ट करने का काम करती थी। और रक्त संबंध पर मतलब राजा जो बना है उसी के छोटे भाई जो हैं वो अलग अलग जगह के जागीरदार हुआ करते थे। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था और राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा करना, उसका शासन संचालन करना। बाद के समय में योग्यता के आधार पर जागीर प्रदान की जाने लगी। अब ये जो है इस चैप्टर में बताया हुआ है कि किस तरीके से उनके जो शिक्षक हैं बच्चों को ये सारी बातें बता रहे हैं और वो ये सारी व्यवस्था देने की उनको कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे राजस्थान में शासन व्यवस्था चल रही थी। अब जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ इसका देखो कोई भी एक निश्चित मत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा इस राजा के समय से शुरुआत हुई या इस सन से शुरुआत हुई, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप जो है वो राजपूतों के शासन काल से ही प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासतें कहलाई। ठीक है, रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर प्रारंभ की थी। तो इस तरीके से जो जागीर व्यवस्था है उसका प्रारंभ देखने को मिला। राजपूतों की अलग अलग जगह पर अपनी विभिन्न शाखाएं, उन शाखाओं की भी सुरक्षा के लिए उन शाखाओं को रियासत बोला गया और रियासतों की सुरक्षा के लिए जागीर व्यवस्था शुरुआत की गई। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो राजस्थान में रक्त संबंध पर आधारित सैगोत्रीय कुलीन व्यवस्था थी जागीरदारी व्यवस्था। मतलब राजा के भाई जो हैं जो उन्हीं के रक्त से संबंध रखते थे वो ही जागीरदार बनते थे। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदारी के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे बल्कि भाईचारे और सौहार्द पर आधारित होते थे। अब मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में फिर क्या परिवर्तन आया? तो मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर, मतलब आप इस तरीके से समझिए कि जब देसी रियासतें थी और उनके राजाओं को जब कोई दूसरा राजा उन पर आक्रमण करता था तो इन जागीरदारों की जो सेनाएं हुआ करती थी वो इस राज्य को सपोर्ट करती थी जो इनके अंडर आते थे। अब क्या हुआ कि जब मुगल आए हमारे इंडिया में तो मुगलों के साथ में इन देसी रियासतों ने अपने संबंध बनाना स्टार्ट कर दिए। तो मुगलों ने फिर इन देसी रियासतों के सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। मतलब जब भी मान लो किसी देसी रियासत पर किसी दूसरे राजा ने अटैक किया तो यहाँ पर मुगल जो साम्राज्य है, मुगल में जो राजा है अगर उसके रिलेशन अच्छे हैं उस देसी रियासत से तो मुगल जो है वो अपनी सेना यहाँ पर भेजते थे। मतलब जो काम पहले जागीरदार किया करते थे, जागीरदारी व्यवस्था के अंडर था सुरक्षा का जिम्मा, अब वो जिम्मेदारी लेने लगे मुगल राजा। तो एक तरीके से देसी रियासतों का जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गई। ठीक है, जो राजा थे वो मुगल मनसबदार बन गए, उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। मतलब पहले जो भाईचारे का व्यवहार था शासक के बीच में और जागीरदारों के बीच में, अब वो स्वामी और सेवक जैसा व्यवहार उसमें भी होने लग गया। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध और शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ व्यवस्था निर्धारित कर दी गई। मतलब कर व्यवस्था भी निर्धारित कर दी गई। पहले सिर्फ ये होता था कि आप युद्ध के समय हमारी सहायता करोगे, फिर बाद में लेकिन ये कर दिया गया कि आप कर भी दोगे आप टाइम टू टाइम, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं को प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा और रियासतों ने अपने
को प्रगणों और ग्रामों में विभाजित कर दिया। जिस तरीके से मुगल व्यवस्था में राज्य का विभाजन कर रखा था, उसी अकॉर्डिंग राजस्थान की जो देसी रियासतें थी उन्होंने भी अपने राज्य के स्वरूप को परिवर्तित किया। नेक्स्ट है, अब मुगल काल जब खत्म हुआ तो हमारे इंडिया में अंग्रेज उस टाइम तक आ चुके थे। तो अंग्रेजों की तरीके से किस तरीके से राजस्थान की व्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला। तो अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत मतलब डायरेक्ट अंग्रेजों का शासन था, और रियासती भारत वो देसी रियासतें जिन पर राजाओं का शासन था लेकिन इनडायरेक्टली वो अंग्रेजों के ही अधीन थी। तो ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे। ये वो प्रांत हैं जो किसके अंडर आते थे, अंग्रेजों के अंडर थे। और भारत के गवर्नर जनरल मतलब सबसे हेड में कौन था, गवर्नर जनरल। और अलग अलग प्रांतों के तो गवर्नर, और ये जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल को रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब कोई भी बात होती तो उसको रिपोर्ट करते थे। 1857 क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसरॉय नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेते हैं कि भारत का प्रथम वायसरॉय किसको अपॉइंट किया गया था। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1857 की क्रांति जब हुई उससे पहले देखो, शुरुआती में 1600 के टाइम में यहाँ पर 1600 ईस्वी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार करने के लिए यहाँ पर आई थी। धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में उन्होंने अपनी पैठ जमाई, और अंग्रेज जो भारत का जो राज्य है, भारत का जो क्षेत्र है, उसको धीरे धीरे कुछ कुछ आर्ट को अपने अंडर कर लिया। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई तो उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। डायरेक्ट भारत की जो भी राजनीति थी उन सभी को वो खुद गवर्न करने लगे, और यहाँ पर गवर्नर जनरल को चेंज करके क्या कर दिया गया, वायसराय। और टाइम टू टाइम फिर अंग्रेज सरकार जो है वो अधिनियम बनाती थी, जैसे आपने देखा होगा 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो इस तरीके से अधिनियम बना बना करके वो क्या करती थी, जो भी भारत में जो सरकार है, भारत में जो राज्य है, उनको गवर्न करने का कोशिश करती थी। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, इसके तहत अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेश और राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1952 में हुए, और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मतलब लोगों ने चुना ऐसे मुख्यमंत्री बने थे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए सारे के सारे। इनके बारे में और भी जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड की 7th 8th 9th 10th 12th तक जो हमारा राजस्थान बुक है, इसमें काफ़ी अच्छे लेवल तक राजस्थान की जो भी इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल है, इकोनॉमी है, इन सभी के बारे में बातें बताई हुई है। तो वहाँ पर हम जो भी हमारी राजनीतिक व्यवस्था जब आएगी किसी बुक में, तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ शब्दावली है, जैसे कि जागीर पट्टा। जागीर पट्टा क्या होता है, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, मतलब राजा ने किस किस को क्या जागीर दी उसके बारे में इसमें बताया जाता था। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली होती थी। निर्वाचित मतलब होता था चुना हुआ। तो टीकाराम पालीवाल जो थे वो पहले चुने हुए हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं कि सेना को वेतन देना और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जो जिम्मेदारी जो थी वो किसकी होती थी, तो ये जिम्मेदारी होती थी बख्शी की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो टीकाराम पालीवाल थे। यहाँ पर आप बताओगे कुछ इंपोर्टेंट जो है स्तंभ ए और स्तंभ ब में, इन दोनों को मैच आप करो। तो ग्राम क्या है, ग्राम जो है वो राज्य की सबसे छोटी इकाई है। जागीर पट्टा क्या है, तो जागीर पट्टा वह पत्र है जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। और मनसबदारी क्या है, तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है। बहुत बार इस तरीके की टर्म देकर के पूछ लेते हैं आपको, राजस्थान में इस तरीके की टर्म को देकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो भी यहाँ पर स्पेसिफिक इन शब्दावली जो दे रखी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक बार आप इसको अच्छे से समझोगे तो जब बार बार इनको एक तरीके से व्यू करोगे तो ये चीजें आपको याद रहने लग जाएंगी। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 था। ओके, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।